आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर के अंतर्गत ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर निर्भर करता है। यह सॉल्यूट के नेचर या इसकी प्रकृति पे निर्भर नहीं करता। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए सबसे पहले एक प्रोसेस होता है जिसको नाम देते हैं ऑस्मोसिस कहते हैं। ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट टर्म होता है। अब ये देखते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ये करते हैं कि एक कंटेनर ले लेते हैं और ये कंटेनर ये दो अलग अलग कंपार्टमेंट में विभक्त होता है या बटा होता है। और ये जो सेपरेटर होता है, ये सेपरेटर होता है किसका? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का सेपरेटर होता है। और इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की विशेषता ये होती है कि इससे होकर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में आ जा सकते हैं, लेकिन सॉल्यूट के मॉलिक्यूल का एंट्री सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा संभव नहीं होता। तो ये कह सकते हो, इसको ये कह सकते हो कि इट allows only solvent molecules to pass through it and it prevents solute molecules। इससे होकर सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में आ जा सकते हैं, लेकिन सॉल्यूट के मॉलिक्यूल इसका एंट्री क्या होगा? इसके एंट्री संभव नहीं होंगे। जैसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसका एग्जाम्पल ये होता है कि जैसे हमारे सेल्स होते हैं, सेल्स के जो सेल वाल होते हैं या सेल मेम्ब्रेन होते हैं, ये हमारे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के एग्जाम्पल होते हैं। इससे होकर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में आ जा सकते हैं। अब इसमें हम लोग लेते हैं क्या? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं। और ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन क्या होता है? ये कॉपर सल्फेट, इसका कंसंट्रेशन क्या होता है? लोअर होता है। और यहाँ इस दूसरे कंपार्टमेंट में भी CuSO4 कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं। यहाँ इसका कंसंट्रेशन क्या होता है? ये कंसंट्रेशन क्या होगा? ये हायर होगा। कॉपर सल्फेट का जो जलीय विलयन होता है, इसका कलर ब्लू होता है। अगर मान लो कंसंट्रेशन हमारा अधिक होता है तो ये सॉल्यूशन का कलर हमको क्या होगा? डीप ब्लू नजर आएगा। और अगर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम होता है, अगर मान लो कंसंट्रेशन कम होता है, तो उस स्थिति में ये सॉल्यूशन जो होंगे ये क्या होते हैं? इसका कलर क्या होगा? ये लाइट ब्लू होगा। अब कुछ समय तक छोड़ देते हैं। चूंकि इसका कंसंट्रेशन कम था तो इस कंपार्टमेंट में जो सॉल्यूशन थे इसके कलर की इंटेंसिटी कम थी, और चूंकि ये हायर कंसंट्रेशन था तो इस कंपार्टमेंट में जो सॉल्यूशन था इसकी कलर इंटेंसिटी अधिक थी। लेकिन अगर कुछ समय तक अब छोड़ देते हैं तो ये पाते हैं कि दोनों सॉल्यूशन में या दोनों कंपार्टमेंट में जो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन थे, इनकी कलर इंटेंसिटी समान हो जाती थी। और ये कलर इंटेंसिटी कब समान होगी? कि जब दोनों का कंसंट्रेशन क्या होगा? समान होगा। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का फ्लो संभव होता है, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल का फ्लो संभव नहीं होगा।
तो ये तभी संभव होगा जब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन के तरफ मूव करें। तो जब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन के तरफ मूव करेंगे तो इस कंपार्टमेंट में जो सॉल्यूशन होता है तो इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ने लगेगा, और इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होने लगेगा। और एक समय ऐसा आएगा जब दोनों का कंसंट्रेशन समान हो जाएगा और उस स्थिति में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का फ्लो रुक जाता है। और यही प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। तो हम ऑस्मोसिस को ये डिफाइन कर देते हैं, तो ये कह सकते हो कि फ्लो ऑफ solvent molecules from lower concentration to higher concentration solution through semi permeable membrane। इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं क्या, ऑस्मोसिस कहते हैं। अब ये है कि ये जो ऑस्मोसिस होता है ये नॉर्मल फेनोमेना है। डेली लाइफ में हम लोग बहुत जगह इस ऑस्मोसिस का यूज करते हैं या इस ऑस्मोसिस की क्रिया को होते हुए भी जो होगा ये देखते हैं। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई प्लांट है, ये जानते हैं कि प्लांट ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ये अपना भोजन खुद बनाते हैं और इसके भोजन के निर्माण के लिए ये क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। तो क्लोरोफिल पाए जाते हैं प्लांट के ग्रीनिश एरिया में, या जो एरिया ग्रीन होता है ये मान लो ये लीफ में पाए जाते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए हमको जरूरत क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की जरूरत होगी, और ये क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस का निर्माण करता है। अब फोटोसिंथेसिस के लिए जो जल की आवश्यकता होती है ये जल हमको कहाँ मिलेगा, ये जो होगा जमीन के अंदर मिलेगा। और जमीन के अंदर प्लांट का कौन सा पार्ट होता है, ये रूट होते हैं। तो रूट से जल या जमीन के अंदर से जल लीफ तक पहुंचाना, यह भी क्रिया क्या होता है, ऑस्मोसिस के कारण ही होता है। जैसे मान लो एक इसका और भी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए हमको प्यास लगता है तो हम जो पानी पीते हैं ये पानी हमारा क्या होगा, ये एलिमेंट्री कैनाल से होते हुए शरीर के नीचे चला जाएगा, जबकि पानी की आवश्यकता क्या होगी, ये प्रत्येक सेल्स में होगी। तो जो हम पानी पीते हैं ये ऑस्मोसिस के द्वारा ही शरीर के सारे सेल्स में पहुंचते हैं। तो एक प्रोसेस होता है हमारा क्या, ऑस्मोसिस होता है। और इसी से मिलता जुलता एक और टर्म होता है जिसको नाम देते हो क्या, डिफ्यूजन कहते हैं। हालांकि हमको इस चैप्टर में फिलहाल डिफ्यूजन से कोई मतलब नहीं होता है। तो डिफ्यूजन को हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस पार्टिकल, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस from higher concentration या from area of higher concentration to lower concentration is called diffusion। ये हमारा कहलाता है डिफ्यूजन। और ये डिफ्यूजन स्पेशली होता है कहाँ, ये स्पेशली होगा लिक्विड में हो सकता है और गैस में हो सकता है, जबकि ऑस्मोसिस जो होंगे ये क्या होंगे, ये सिर्फ कहाँ होंगे, लिक्विड में। ऑस्मोसिस में देखो लोअर कंसंट्रेशन के जगह हम सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को भी ले सकते हैं, तो भी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का माइग्रेशन हायर कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन के तरफ हो जाएगा। अब यह है कि डिफ्यूजन, जैसे मान लो डिफ्यूजन का एग्जाम्पल ये होता है कि हम लोग मान लीजिए परफ्यूम्स को किसी एक कोने में, रूम कमरे के एक कोने में रख देते हैं
और ये कुछ समय बाद देखते हैं कि ये पूरा कमरा जो होगा ये परफ्यूम्स के गंध या स्मेल से ये पूरा कमरा जो होगा ये भर जाता है। या फिर ये भी कह सकते हो कि जैसे अमोनिया गैस हम कमरे के एक पार्ट में छोड़ देते हैं। अमोनिया गैस का स्मेल काफ़ी बिटर होता है, इसको हम आसानी से पहचान सकते हैं। तो अगर मान लो रूम के एक कोने में अमोनिया गैस रिलीज करते हैं तो ये अमोनिया का स्मेल क्या होगा, पूरे कमरे में फैल जाता है। तो जो सोर्स होता है चाहे अमोनिया का हो या परफ्यूम्स का हो, यहाँ इसके मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन अधिक होता है और ये पूरे कमरे में फैलने का मतलब हो गया कि इसका मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के तरफ होता है। अगर मान लीजिए हम इसको अगर लिक्विड के केस में देखें तो सॉलिड ये गैसीय केस में क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे मान लो ये होगा स्मेल ऑफ अमोनिया हो गया, ये कह सकते हैं स्मेल ऑफ पेट्रोल हो गए। जैसे मान लो एक हम लोग कंटेनर लेते हैं, इस कंटेनर में हम जल ले लेते हैं और इसमें कलर का एक टिकिया हम लोग इसमें डाल देते हैं और ये देखते हैं कि कुछ समय बाद कलर जो होगा धीरे धीरे स्प्रेड करता है और पूरे सॉल्यूशन में क्या होता है, ये हमारा कलर फैल जाता है। ये भी हमारा क्या होता है, डिफ्यूजन का एग्जाम्पल होता है। और इस तरह से डिफ्यूजन को हम लोग ऑस्मोसिस से क्या कर सकते हैं, ये अलग कर सकते हैं। अब ये होता है कि डिफ्यूजन होता क्यों है, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब ये देखते हैं कि ये ऑस्मोसिस होता क्यों है। हमने ये कहा था कि जैसे मान लो ये हमने एक कंपार्टमेंट या एक वेसल लिया, इस वेसल को हमने सेपरेट किया था किससे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और ये था हमारा क्या, लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और ये था हमारा क्या, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और ये कहे थे कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन के तरफ मूव करते थे और जब दोनों का कंसंट्रेशन समान होता था तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, ये रुक जाता है। तो ये जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट होता है इसका कारण होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। जिस कंपार्टमेंट में या जिस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अधिक होता है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल उस तरफ से जिधर वेपर प्रेशर का मान कम होता है ये क्या होगा, उस तरफ मूव करेंगे। चूंकि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन के तरफ मूव करते हैं तो सीधा ये कह सकते हो कि जहां लोअर कंसंट्रेशन यानी कंसंट्रेशन कम होता है इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इसका हाई हो जाएगा। और जहां हायर कंसंट्रेशन होगा, जहां कंसंट्रेशन अधिक होंगे वहां क्या होगा, वेपर प्रेशर का मान क्या होता है, अधिक होता है और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हायर वेपर प्रेशर से लोअर वेपर प्रेशर के तरफ मूव करेंगे। और इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं, याद करो, ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कर लो और इसमें से घटा दो किसको, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। या फिर ये भी कह सकते हो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन और इसमें से घटा देते हैं किसको, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। ये हमारा क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर का मान आ जाएगा। अब ये जो ऑस्मोसिस होते हैं, ऑस्मोसिस में हमने कहा क्या कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन के तरफ मूव करते हैं।
तो अब ये देख लेते हैं पहले टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? हम लोग ये करते हैं, एक एग ले लेते हैं, ठीक। एग को देखे होंगे कि इसके ऊपर एक कैल्शियम कार्बोनेट का कोटिंग होता है, हार्ड कोटिंग होता है, और इसके नीचे एक पतला मेम्ब्रेन घिरा होता है, और ये मेम्ब्रेन हमारा क्या होता है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तरह बिहेव करता है। तो ये करते हैं कि सबसे पहले इस एग को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालते हैं। तो जब इसको हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालेंगे तो एग के ऊपर जो हार्ड कोटिंग होता है वो कोटिंग क्या होता है, ये क्रैक कर जाएगा, और एग विथ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, या फिर ये कहो कि एग जो होंगे ये झिल्ली समेत क्या होते हैं, ये बाहर निकल जाते हैं। तो जब ये एग झिल्ली समेत बाहर निकल जाते हैं तो हम करते हैं क्या कि एक कंटेनर में क्या करते हैं, जल ले लेते हैं। इस कंटेनर में क्या करते हो, इस कंटेनर में हम ले लेते हैं क्या, वाटर ले लेते हैं, और इसमें उस एग को डाल देते हैं जिसका क्या कवर अलग होता है। फिर दूसरे बार एक और कंपार्टमेंट या एक और कंटेनर लेते हैं, और इस कंटेनर में भी जो होगा ये क्या करते हैं, हम एग डाल देते हैं, और लेकिन इस बार इसको वाटर नहीं बल्कि सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में हम डाल देते हैं, और कुछ समय तक क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। अब ये देखते हैं कि ये हमारा क्या था, एग का क्या था, ये होता है एक्चुअल साइज, ये रहा। ये भी हमारा एग का क्या होता है, ये होगा एक्चुअल साइज होगा। कुछ समय बाद देखते हैं कि आफ्टर ऑस्मोसिस एग का साइज ये हो गया। ये क्या होगा, आफ्टर ऑस्मोसिस ये होगा साइज ऑफ एग, और इसमें देखते हैं कि ये एग का साइज हो जाता है, ये होता है क्या, आफ्टर ऑस्मोसिस ये होगा साइज ऑफ एग। अब देखो ये जल में जब डालें तो एग का आकार क्या होगा, ये बड़ा हो गया, और जब इसको सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में डाले तो ये पाया गया या ये देखा गया कि एग का आकार अपने ओरिजिनल आकार से छोटा हो गया। तो एग का साइज बड़ा होना क्या इंडिकेट किया कि वाटर के मॉलिक्यूल जो होंगे ये क्या होंगे, ये एग में आएंगे, और इसका आकार छोटा होना क्या इंडिकेट किया कि इससे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो होंगे ये क्या होंगे, ये बाहर जाएंगे। जब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इसके अंदर आते हैं तो इसको नाम देते हो क्या, ये कहलाता है इंड ऑस्मोसिस कहलाता है, और इसको नाम देते हो एक्सो ऑस्मोसिस हम लोग कहते हैं। इसको नाम देंगे क्या, इंड ऑस्मोसिस, और इसको नाम देंगे क्या, एक्सो ऑस्मोसिस कहते हैं। तो इंड ऑस्मोसिस में क्या है, कहेंगे कि व्हेन मेम्ब्रेन परमिट द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू आउट ऑफ द मेम्ब्रेन, ये जो होंगे कि ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ये इसके अंदर अगर इंड करेंगे तो ये होगा इंड ऑस्मोसिस, और बाहर के तरफ अगर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल निकलेंगे तो ये कहलाएगा क्या, एक्स ऑस्मोसिस कहलाएगा। और इस तरह से ऑस्मोसिस हमारा क्या होता है, ये दो प्रकार के होते हैं। अब हमने ऑस्मोसिस में ही ये कहा कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इसका मूवमेंट क्या था, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन। जब तक दोनों के प्रेशर में अंतर था तब तक सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल क्या थे, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जाते थे। जब दोनों का कंसंट्रेशन समान हो गया तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का माइग्रेशन क्या हो जाता है, ये रुक जाता है।
ठीक, यानी दोनों का प्रेशर समान हो गया। तो अब इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पर ये जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल होते हैं ये कुछ न कुछ प्रेशर एक्सर्ट करते हैं और इसी प्रेशर को हम नाम देते हैं क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। अब ये करते हैं क्या कि इस सिस्टम पर हम एक्सटर्नल प्रेशर, बाहर से प्रेशर बढ़ाते हैं और इतना प्रेशर बढ़ाते हैं कि ऑस्मोसिस की क्रिया क्या हो जाए, रुक जाए। और जब ऑस्मोसिस की क्रिया रुकेगी तो जो एक्सटर्नल प्रेशर का मान होता है यही हमारा क्या कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। तो अब अगर हम चाहें तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर को हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को ये डिफाइन करोगे कि द एक्सटर्नल प्रेशर सप्लाइड टू द सिस्टम टू prevent osmosis is called osmotic प्रेशर। और उस स्थिति में इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पर लगने वाला बल एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा और जिसके कारण ऑस्मोसिस की क्रिया रुक जाती है और ये कहलाता है क्या, ये प्रेशर या ये एक्सटर्नल प्रेशर ये कहलाएगा हमारा क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा। अब ये देखेंगे आगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर किस किस चीज पर निर्भर करता है। अब देखो, अभी हमने कहा कि यह हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर में के तरफ मूव करता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होंगे ये टेम्परेचर पर भी निर्भर करते हैं और साथ साथ निर्भर करते हैं किस चीज पर, कंसंट्रेशन पर भी निर्भर करेंगे। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब ये देखते हैं कि किन किन कारकों पर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करेंगे, ये प्रभावित होंगे। या ये कह सकते हो कि अब ये देखते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ये डिपेंड करेंगे किस पर, ये देखो ये निर्भर करता है टेम्परेचर पर और कंसंट्रेशन पर। अगर मान लो हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की थर्मल एनर्जी बढ़ेगी और बट नेचुरल है कि ऑस्मोटिक प्रेशर का मान क्या होगा, ये बढ़ेगा। और अगर मान लो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन अगर अधिक होता है तो भी इसका क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर का मान बढ़ेगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पर क्या होते हैं, ये निर्भर करते हैं या डिपेंडेंट होते हैं। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्या, वान टॉफ ने किया क्या, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर, इसके अध्ययन से एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया या एक सिद्धांत दिया जिसको नाम देते हो क्या, थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। और ये थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन किन्होंने दिया, ये दिया था वान टॉफ ने दिया था। और ये किस चीज को इंडिकेट करेगा, ये बताएगा किसको, ये बताएगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी ऑस्मोटिक प्रेशर पर टेम्परेचर और कंसंट्रेशन के इफेक्ट को वान टॉफ ने बताया और जिसको नाम दिया गया क्या, थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन कहा गया। इसमें सबसे पहला था जिसको नाम देते हैं वान टॉफ बॉयल्स लॉ। इसको इसलिए कहा जाता है वान टॉफ बॉयल्स लॉ क्योंकि इसका जो निष्कर्ष था ये बॉयल्स लॉ के सदृश था। चूंकि इसको दिए थे कौन, वान टॉफ, इसलिए इनका नाम दे दिया गया वान टॉफ बॉयल्स लॉ। और ये कहा जाता है कि एट
कांस्टेंट टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इन्होंने ये कहा इस सिद्धांत में कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के। कब, वेयर टी इज कांस्टेंट। अब देखिए कांस्टेंट को अगर हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनेट को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट से गुना करते हैं, ये पाई इक्वल टू के सी। अब ये होगा कि वेयर के इज कांस्टेंट, या इसको कहो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहेंगे, और ये हो जाएगा पाई इक्वल टू के। सी को लिख सकते हो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, कंसंट्रेशन होता है N बाई भी, और ये होगा पाई भी, या ये कहो कि फॉर मोलर सॉल्यूशन। मोलर सॉल्यूशन किसको कहते हैं कि अगर एक मोल कोई सॉल्यूट घुला हो तो N का मान हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा पाई भी इक्वल टू के, और ये कहलाता है हमारा क्या, भान टॉप बॉयल्स लॉ कहलाता है। दूसरा होता है जिसको नाम देंगे भान टॉप चार्ल्स लॉ। देखिए इस बार कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को क्या करते हैं, कांस्टेंट करते हैं, टेम्परेचर को क्या करेंगे, वेरिएबल कहेंगे। इसका स्टेटमेंट ये होगा कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन रिमेन सेम, if concentration of solution remain same, the osmotic pressure of solution is directly proportional to temperature। अगर मान लो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन सेम हो तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। कब, वेयर सी इज कांस्टेंट। अब इस प्रोपोर्शनेट को हटाओगे तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे के टी, और ये हो गया पाई बाई टी इक्वल टू के। ये होता है हमारा क्या, भान टॉप चार्ल्स लॉ। और इस दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो ये हमारा तीसरा लॉ होगा जिसको नाम दोगे जनरल इक्वेशन फॉर सॉल्यूशन। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसको दोनों को भान टॉप बॉयल्स लॉ और भान टॉप चार्ल्स लॉ को मिला देंगे, और मिलाओगे तो ये कहलाएगा क्या, तुम्हारा जनरल इक्वेशन फॉर सॉल्यूशन। ये कहलाएगा जनरल इक्वेशन फॉर सॉल्यूशन। अब इस तीनों को, दोनों को मिला दो। ये था देखो पाई प्रोपोर्शनेट टू सी, कब, वेयर टी इज कांस्टेंट। इसको मान लो ये हो गया इक्वेशन 1। दूसरा था देखो पाई प्रोपोर्शनेट टू टी, ये एप्लीकेबल कब होता था, वेयर सी इज कांस्टेंट। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब दोनों का देखिए बायां पक्ष समान है तो दाहिना पक्ष भी समान होगा, तो ये हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ये हो जाएगा पाई प्रोपोर्शनेट टू सी टी। अब देखो, अब इस प्रोपोर्शनेट को हटाएंगे तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, ये होता है R कह सकते हो या T कह सकते हो, तो पाई इक्वल टू सी आर टी।
जहां आर हमारा क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है और ये कहलाता है क्या, सॉल्यूशन कांस्टेंट कहलाता है। या फिर देखिए कहीं कहीं पर इसके जगह एस का भी यूज किया जाता है और ये हमारा सॉल्यूशन कांस्टेंट कहलाता है, सॉल्यूशन कांस्टेंट कहलाता है। जो आर का मान होता है मोलर गैस कांस्टेंट का, वही मान यहाँ भी इसका होगा। यानी अगर हम लीटर एटमॉस्फेयर में लेते हैं तो 0.0821 ये होगा लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। अब दूसरा ये है कि देखिए C बराबर क्या होता है, ये कह सकते हैं nRT/V, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये होता है हमारा क्या, कंसंट्रेशन, और ये हो गया पाई भी इक्वल टू nRT, पाई भी इक्वल टू nRT। और इस तरह से पाई इक्वल टू CRT या पाई भी इक्वल टू nRT, ये हम लोग नाम देते हैं क्या, जनरल सॉल्यूशन इक्वेशन इसको कहते हैं। यही कहलाता है जनरल सॉल्यूशन इक्वेशन कहलाता है, पाई इक्वल टू CRT या पाई भी इक्वल टू nRT। और जो सॉल्यूशन पाई इक्वल टू CRT या पाई भी इक्वल टू nRT का पालन प्रत्येक कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पर करते हैं, इसको नाम दोगे क्या, आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। तो ये कह सकते हैं कि सच सॉल्यूशन विच ओबेज, या तो ये कर लो पाई इक्वल टू CRT या पाई भी इक्वल टू nRT एट ईच concentration and temperature is called ideal solution, और इसको नाम देंगे क्या, आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे, कि प्रत्येक कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पर इसका पालन होना है। यह भी जानते हैं कि कोई सॉल्यूशन परफेक्टली आइडियल नहीं होते, तो सीधा मतलब है कि कोई भी सॉल्यूशन प्रत्येक कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पर पाई इक्वल टू CRT या पाई इक्वल टू पाई भी इक्वल टू nRT का पालन नहीं करेगा। अब ये देख लो कि पहले इसका लिमिटेशन क्या होता है, इसका लिमिटेशन क्या होगा। तो लिमिटेशन के पहले एक चीज और देख लेते हैं, इससे हम लोग एक और ये करते हैं डेरिवेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट और डेंसिटी। मॉलिक्यूलर वेट और डेंसिटी हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए पाई भी इक्वल टू nRT, n बराबर होता है क्या, ये इंडिकेट करेगा मोल को, तो मोल बराबर होता है क्या, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। अब देखो W ये हो गया क्या, वेट ऑफ सॉल्यूट, और M हो गया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। अब देखो M बराबर कितना हो गया, WRT/πV, और इसके सहायता से हम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। अब इसी में देखो ये हम लिख सकते हैं पाई इक्वल टू W/V RT/M। देखो मास बाई वॉल्यूम, ये हमारा क्या होता है, डेंसिटी के बराबर होता है, तो पाई बराबर हो जाएगा DRT/M और D बराबर हो जाएगा आपका पाई M/RT। और इस तरह से हम डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी ज्ञात कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट भी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ इस रिलेशन में एक चीज देखो कि M स्टैंड करेगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट को और पाई स्टैंड करेगा किसको, ऑस्मोटिक प्रेशर को। तो ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा क्या होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है। तो ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट ये डिपेंडेंट हो जाएगा किस पर, ये ऑस्मोटिक प्रेशर पर निर्भर करेगा।
अब आगे ये देखते हैं कि ये जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, एक तो ये एप्लीकेबल होता है किस पर, आइडियल सॉल्यूशन पर लागू होता है। आइडियल सॉल्यूशन नाम का हमारे पास कोई भी चीज नहीं होते, तो जब आइडियल सॉल्यूशन नाम का कोई चीज नहीं होता तो बट नेचुरल है कि इस इक्वेशन के कुछ न कुछ लिमिटेशंस होंगे। तो अब पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखते हैं कि इसका लिमिटेशन क्या है, ये कब मान्य होगा। तो पहले ये देखते हैं इसका लिमिटेशन। सबसे पहला तो लिमिटेशन ये होगा कि सबसे पहला एक चीज ये है कि लिमिटेशन इसका हम लोग ये लेते हैं कि ये एप्लीकेबल होता है आइडियल सॉल्यूशन पर, और आइडियल सॉल्यूशन तभी संभव है जब सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन काफी कम हो। हायर कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन आइडियल नहीं होते, तो जब सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन काफी कम होगा तभी ये क्या होंगे, पाई इक्वल टू CRT या पाई भी इक्वल टू NRT का पालन करेंगे। तो ये समीकरण क्या होगा, लोअर कंसंट्रेशन पर एप्लीकेबल होगा, हायर कंसंट्रेशन पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये कह सकते हो कि इट इज ओनली एप्लीकेबल विथ सॉल्यूशन हैविंग लोअर concentration but it does not applicable with higher solution of higher concentration। ये हायर कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। और दूसरा ये होता था कि ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता था, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ये निर्भर करते थे सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। इसलिए सॉल्यूशन में ना तो डिसोसिएट करना चाहिए और ना ही एसोसिएट करना चाहिए। तो अगर ये डिसोसिएट या एसोसिएट कर जाते हैं तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल में अंतर हो जाता है और उस स्थिति में ये एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो दूसरा लिमिटेशन ये होगा कि सॉल्यूट डज नॉट डिसोसिएट। जैसे मान लो हमने लिया NaCl, ये डिसोसिएट होकर जल में डाला तो ये हो गया Na+Cl-, ये होता है डिसोसिएट। डज नॉट डिसोसिएट और एसोसिएट इन सॉल्यूशन। देखिए ये सॉल्यूशन में एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं होने चाहिए। जैसे एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल ये क्या करते हैं, ये बना देते हैं डाइमर का फॉर्मेशन कर देते हैं। ये होता है क्या, बेंजोइक एसिड में। तो ये हो गया एसोसिएशन, ये हो गया डिसोसिएशन। डिसोसिएशन में सॉल्यूट के मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ जाएगी और एसोसिएशन में घट जाएगी, और जो हमारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं ये क्या होंगे, ये सही नहीं आएंगे। तो ये हमारा थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन का लिमिटेशन होगा। अब इसका हम लोग एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट करते हैं, और इस मेथड का नाम होता है बर्कले। इसका नाम होता है बर्कले एंड हार्टलेज मेथड। और इसके सहायता से हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करेंगे, ज्ञात कर लेते हैं। इसके लिए देखो एक एपरेटस होता है, इस तरह का ये एपरेटस होगा, इस तरह के ये एपरेटस होंगे। ये हमारा इसमें देखिए मैनोमीटर लगा होता है, ठीक। यहाँ इसको कवर कर देते हैं।
इसमें आपका भरा रहेगा क्या, सॉल्वेंट भरा रहेगा। इसमें आपका सॉल्वेंट भरा रहेगा, सॉरी इसमें सॉल्वेंट नहीं, इसमें हम भर लेते हैं पहले सॉल्यूशन। इसके बाद इसमें एक पतला नली होता है, इसमें जो होंगे एक पतला नली होता है इसमें, और इस नली में ये आपका रहेगा क्या, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस तरह से इसमें रहते हैं क्या, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रहेंगे। और ये जो कंपार्टमेंट है, इस कंपार्टमेंट में भरा होगा क्या हमारा, इस कंपार्टमेंट में हमारा सॉल्वेंट भरा होगा। इस कंपार्टमेंट में हम भरते हैं क्या, ये हमारा भरा होगा सॉल्वेंट। देखिए ये लेबल यहां तक है। ये रफली सिर्फ इंडिकेशन के लिए हम लोग इसको बना ले रहे हैं कि ये इस तरह का रफली हमारा फिगर होता है। इसके नीचे एक और कॉलम होते हैं, इस कॉलम में भी भरा होता है क्या, इस कॉलम में भी भरा होता है सॉल्वेंट। ये बर्कले एंड हार्टले मेथड का क्या होगा, ये हमारा डायग्राम होगा। अब देखते हैं क्या कि सबसे पहले ये हमारा मैनोमीटर होता है, ये हमारा सॉल्वेंट है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल क्या होंगे, ये सॉल्यूशन में आना प्रारंभ करेंगे। तो जब ये सॉल्यूशन में आना प्रारंभ करेंगे तो हम इसको क्या किए हैं, बंद किए हुए हैं। तो जब इसमें सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल आएंगे तो इसका प्रेशर बढ़ेगा और ये लेवल जो होते हैं, ये लेवल यहाँ से क्या होगा, ये ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगा। अब हम करते हैं क्या कि यहाँ पर इस दाब मापी के सहायता से, मैनोमीटर की सहायता से हम इस पर दबाव बढ़ाते हैं और इतना दबाव बढ़ाते हैं कि ये जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का लेयर है इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो। क्योंकि जब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में आएंगे तो यहाँ पर इस पर क्या होगा, ये प्रेशर बढ़ेगा और ये प्रेशर बढ़ने के कारण इसके लेवल क्या होंगे, ये बढ़ेंगे। अब हम यहाँ पर प्रेशर को बढ़ाते जाते हैं, जितना प्रेशर हम इतना बढ़ाते हैं कि इस लेवल में कोई परिवर्तन नहीं हो। तो यहाँ जो प्रेशर वर्क करता है वो हम मैनोमीटर पर काउंट कर सकते हैं और मैनोमीटर पर जो प्रेशर प्राप्त होता है यही हमारा क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा। और इस तरह से बर्कले एंड हार्टले मेथड की सहायता से हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एक्सपेरिमेंटली क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो ये होगा आपका ऑस्मोटिक प्रेशर और ये चौथा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।